हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। बच्चों, आज हम लेके आए हैं जैव प्रक्रम क्लास 10th बायोलॉजी का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। इससे पहले हमने जो 3 मुख्य जैव प्रक्रम है, जिसमें पोषण, श्वसन और वहन, इन तीनों को डिटेल में कवर कर लिया है। इस पार्ट में हम देखेंगे उत्सर्जन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो उत्सर्जन होता क्या है? तो वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जो भी क्रियाएं हो रही है, जो उपापचयी क्रियाएं, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, इन सबको छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। तो उन सब क्रियाओं में बहुत सारे हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण होता है। तो उसके निष्कासन की प्रक्रिया वह प्रक्रम कहलाता है उत्सर्जन। और अगर हम एक कोशिकीय जीव की बात करें, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तो ये सिर्फ शरीर से तुरंत ही विसरण कर देते हैं। जैसे शरीर में जैसे एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, उसी तरीके से अपचित पदार्थ को विसरण भी जल में ईजिली कर देते हैं, या जहाँ शरीर की सतह है वहाँ पर मिट्टी में या जल में उसको विसर्जित कर देते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय है वो ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक अलग तंत्र होता है, जिसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, और उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो अगर मानवों की बात करें तो मानव उत्सर्जन तंत्र में 4 मुख्य अंग होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है आपका 2 नंबर में, कि मानव उत्सर्जन तंत्र के 2 अंग के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले होता है एक जोड़ा वृक्क, जिसे हम किडनी कहते हैं, एक दाएँ तरफ एक बाएँ तरफ। एक जोड़ा मूत्रवाहिनी यूरेटर, जो कि किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक लेके आता है। मूत्राशय जहाँ पर कि मूत्र इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, और मूत्रमार्ग जिसके द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये 4 मुख्य अंग है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद वृक्क, यानी कि किडनी में जो मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। और मूत्र बनने का उद्देश्य क्या होता है? रुधिर में जो हानिकारक अपशिष्ट है उनको छान कर बाहर करना। तो अब ये कैसे होता है ये प्रोसेस, उसके बारे में अगर देखें तो वृक्क जो है उसके अंदर छानने वाली एक इकाई होती है। तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कहते हैं वृक्काणु या नेफ्रॉन। और इसके कुछ भाग होते हैं, जैसे कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस, ये होता है ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर की जो ब्लड है वो आता है और फिल्टर होता है। फिर ये पूरा मिला के कहा जाता है बोमेन संपुट, कोशिका गुच्छ, और ये आपका मिला के इसको हम कहते हैं बोमेन संपुट। उसके बाद एक नालिकाकार भाग होती है, और नालिकाकार भाग के बाद एक होता है आपका संग्राहक वाहिनी। तो ये 4 मुख्य भाग होते हैं। तो ये यहाँ से आपका ब्लड एंटर करता है, ये जाता है आपका कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस में। ये पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। फिर बोमेन संपुट, और ये जो लूप है इसमें 2-3 तरीके के होते हैं। एक होता है पीसीटी, एक होता है डीसीटी। जो आगे वाला है उसे कहते हैं पीसीटी, जो पीछे वाला है उसे कहते हैं डीसीटी। और ये जो नीचे लूप है इसको कहते हैं हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनले। और ये है आपकी संग्राहक वाहिनी। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर देखें निर्माण कैसे होता है, 3 मुख्य भाग होता है। जैसे कोशिका गुच्छ का निस्यंदन, इसमें क्या होता है, जब वृक्क जो है वो धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है, तो जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और ये सब छन कर कहाँ चला जाता है? बोमेन संपुट में। फिर अब क्योंकि इसमें से कुछ हमारे लिए ज़रूरी हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, तो इनका दोबारा से पुनः अवशोषण होता है। तो उसको कहा जाता है वर्णनात्मक पुनः अवशोषण। तो ये नालिकाकार भाग में होता है, जो शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल, इनका पुनः अवशोषण हो जाता है। और कुछ पदार्थ जैसे यूरिया या अतिरिक्त जल या लवण, इनके जैसे उत्सर्जित पदार्थ वृक्काणु के नालिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं और मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी में चला जाता है, और मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। और जब दबाव बनता है तो मूत्राशय मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब जिनमें ये दिक्कत आती है तो उसके लिए आर्टिफिशियल किडनी यानी कृत्रिम वृक्क का इस्तेमाल किया जाता है। कृत्रिम वृक्क, जिसे अपोहन डायलिसिस भी कहते हैं, ये ऐसी युक्ति होती है जिसमें रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन किया जाता है। आमतौर पर अगर हम देखें 180 लीटर जो है निस्यंदन वृक्क में होता है। आरंभिक जो छाना जाता है 180 लीटर
रक्त, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 लीटर आयतन ही मूत्र बन पाता है, बाकी सभी का पुनः अवशोषण हो जाता है, लगभग 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब पादपों में अगर हम उत्सर्जन की प्रक्रिया देखें तो पादपों में एक तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा मिलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो इस रंध्र के द्वारा बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया और रात में श्वसन के दौरान। फिर कुछ बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ कोशिका की रिक्तिका में संचित होते हैं और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे रेजिन या गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित होते हैं। और ये जब रिक्तिका में संचित होते हैं, पत्तियों में संचित होता है, जब पत्तियां गिरती हैं तो ये अपशिष्ट पदार्थ भी पौधों से निकल जाते हैं। फिर कुछ अपशिष्ट पदार्थ अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा नहीं था, इम्पोर्टेंट यही सारी चीज़ें हैं, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, इसमें एक बार दोबारा अगर समझ लो, सबसे पहले यहाँ से ब्लड एंटर करता है, ये आपका है ग्लोमेरुलस, इसके द्वारा छन जाता है जो भी आपका नाइट्रोजनस पदार्थ है, ग्लूकोज है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी बड़े मॉलिक्यूल्स है तो वो नहीं जा पाते, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कहाँ आ जाता है, ये नालिकाकार भाग में। अब लेकिन बॉडी देखता है, अरे ये तो इम्पोर्टेंट है, दोबारा इसको चाहिए हमारे बॉडी को, नाइट्रोजनस तो पदार्थ नहीं चाहिए लेकिन बाकी पदार्थ चाहिए जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, तो इसका दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन मतलब दोबारा पुनः अवशोषण शुरू होता है यहाँ पर पीसीटी में। और फिर लूप ऑफ हेनले में पानी का रीअब्जॉर्प्शन और आयंस का रीअब्जॉर्प्शन या जैसे कहते हैं पुनः अवशोषण शुरू होता है। फिर दोबारा जब देखा जाता है कुछ पदार्थ ऐसे रह गए हैं किसके अंदर, रक्त के अंदर ही, जिन्हें बाहर निकालना है, तो दोबारा इसके अंदर डाल दिया जाता है, किस पे, नालिकाकार भाग में, जिसे हम डीसीटी कहते हैं। और फाइनली ये संग्राहक वाहिनी द्वारा कहाँ चला जाता है, ये पहुँच जाता है जो इसे हम, इसमें मूत्र इकट्ठा होता है ड्रॉप वाइज करके, और ये फिर आपका मूत्र मार्ग के होते हुए चला जाता है, मूत्राशय में स्टोर हो जाता है। तो इस तरह का ये पूरा विक्राणु का क्रियाविधि है। अब हम देख लेते हैं पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन। तो पिछले साल ये क्वेश्चन आया था कि पादप अपने अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग युक्तियाँ प्राप्त करते हैं, तो 4 युक्तियों का उल्लेख करना है। तो ये भी हमने कर लिया कि रंध्र के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा, और गोंद और रेजिन्स के गम के द्वारा, इसके अलावा जड़ों के द्वारा मिट्टी में भी कुछ पदार्थ छोड़ दिए जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अपशिष्ट पानी निकल जाता है। तो इस तरीके से 4 आपको लिखने थे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने कर लिया, इसका आप लिख सकते हो। तो ये हमने डिटेल में देख लिया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये चारों आप याद रख लेना, कैसे क्या होता है। वृक्काणु क्या होती है, जो किडनी या वृक्क है उसकी मुख्य इकाई होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो ये सारा आप डिटेल में इसमें देख लो। ठीक है, शॉर्ट ही वीडियो रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs लेके आएंगे जो इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी बाकी टॉपिक्स को नहीं देखा है, टॉपिक्स को देख ले, और फिर नेक्स्ट वीडियो हम MCQ की लेके आएंगे। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, और कोई इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो तो वो भी बताना, और लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जी।